मैं देश के महनीय रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूं। उनकी भूमिका में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आज के समय में जब जिंदगी में तनाव ही तनाव है, ऐसे समय में हमारी जिंदगी में जिस रस की महत्वता बढ़ जाती है, जिस रस की आवश्यकता बढ़ जाती है, वो होता है हास्य रस। पूरी दुनिया तनाव में है, ऐसे समय में आपके बीच में एक शेर है कि जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आपकी उदासियों के अंधेरे के बीच में मैं ठहाकों के उजालों को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं, या यूं कहूं कि आपकी उदासियों के एयरबेस पर ठहाकों के प्लेन को उतारना चाहता हूं। मेरे बड़े भैया यशदीप यश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और उनकी भूमिका में सिर्फ ये कहता हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। वो सामाजिक विषमताओं पर प्रहार भी करेंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से, आपको गुदगुदाएंगे भी कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कुछ वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। एक बार जोरदार तालियां उठाइए, दोनों हाथ आकाश में उठाकर आमंत्रित करिए मेरे बड़े भैया यशदीप यश। मां शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूं। भगवान श्री राम के इस पावन मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी की पावन एवं गौरवमयी उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं। अब के एक एक के कान में आके कहूंगे तालियां भी बजानी है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और भाई कुशल का बहुत ही कुशल संचालन, पूरी टीम को और आप सभी को मैं बधाई देता हूं। शुरू से ही भाई मेहनत कर रहा अलग अलग तरह से कि तालियां बजाओ, ताली बजाने से ये होता है, ताली बजाने से वो होता है। कुछ नहीं होता बाबूजी ताली बजाने से। बहुत अच्छे, सब फालतू की बात है। वो एक तो वो मोहित कहाँ गया, बोला ये एक पंक्ति के लिए पूरी कविता लिखी है। बहुत अच्छे, तो वो एक ही सुना देता, बाकी 100 क्यों सुनाई तनी। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। तू घर से फालतू है, ये थोड़ी फालतू बैठे हैं यहाँ पर, इतना कीमती समय देने आए हैं यहाँ पर। चौथी पंक्ति पे ताली उठे, चौथी सुना तू, 3 मत सुना तू। बहुत अच्छे, बढ़िया माल देना, तू पहले नकली माल दे रहा फिर असली माल दे रहा। बाद में पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग यहाँ पे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। नहीं, ये कोई ताली बजाने वाले थोड़ी हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह, एक बार जरा जोरदार बजा दो। बहुत अच्छे भैया, कर दिया काम, बहुत अच्छे। बहुत ही मन से सुन रहे हो, परंतु दोस्तों ये बात भी सही है कि कवि सम्मेलन का मंच है तो तालियों के बिना अधूरा सा लगता है। और आप देखो किसी भी कवि सम्मेलन में, चाहे कवि छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई तालियों की फरमाइश करता है और बिना तालियों के किसी भी कवि की आत्मा को शांति नहीं मिलती। बहुत अच्छे। क्यों इन कवियों को आपकी तालियों की आवश्यकता पड़ती है कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की। बहुत अच्छे। मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, नेता को वोटर की, मरीज को डॉक्टर की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की। बहुत अच्छे। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जयकाली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली। वाह। और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। बहुत अच्छे भाई, जोरदार बजा दो एक बार भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया, वाह। हाँ, जिंदाबाद। अच्छा, ये बार बार छेड़ रहा था इनको, बुजुर्ग बैठे, बुजुर्ग बैठे। कौन सा बुजुर्ग नजर आया भाई? बुजुर्ग कोई नहीं है, ये सारे भूतपूर्व नौजवान हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद। और भाई साहब मैं तो हरियाणा से आया। हरियाणा में तो जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है, आदमी उतना उतना और रंगीन हो जाता है। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां इन भूतपूर्व नौजवानों के चरणों में समर्पित करता हूं
कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। बहुत अच्छे। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी। आहा भाई वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। बहुत अच्छे भाई वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। भाई साहब मैं सुना रहा था, फोन पे व्यस्त हो गए। रात के 12:30 बजे किसका फोन आ सकता है? बहुत अच्छे। या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। बहुत अच्छे भाई वाह, जिंदाबाद। और अगली पंक्ति में वीआईपी की तरह सोफे पे बैठे हुए, तो उधार वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बहुत अच्छे। बार बार मुझे छेड़ रहे, हरियाणा से आया, हरियाणा से आया। तो हरियाणा भारत का हिस्सा है, कोई वो थोड़ी बाहर से मैं पासपोर्ट वीजा लगवा करके आ रहा हूँ। बहुत अच्छे, हैं? जिंदाबाद। 4 पंक्तियां पहले हरियाणा की सुनाता हूँ आपको। स्वागत भैया। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। हरियाणा के लोग वास्तव में बहुत सीधे होते हैं, शक्ल से ही दिखते हैं बेवकूफ मेरी तरह। बहुत अच्छे। होते बिल्कुल नहीं। मैं एक कवि सम्मेलन में चला गया बाबूजी, सारे कवियों ने कविताएं सुनाई खूब अच्छी तरह से, किसी ने हास्य रस, किसी ने ओज रस। सामने एक श्रोता बैठा हुआ, पूरे कवि सम्मेलन में बस यूं, बहुत अच्छे। पोज ही नहीं बदला भाई ने। मैं आया, फिर मेरा नंबर आया। मैंने जैसे ही कविताएं पढ़ी, 4 पंक्ति पढ़ी, 8 पंक्तियां पढ़ी, भाई साहब ने ठट्ठा मार के हंसा। मैं कि यार अपनी कविता में दम है। जिस आदमी को पूरा का पूरा मंच नहीं हंसा पाया, वो मेरी 4 पंक्तियों पे हंस पड़ा। ये अपने मित्तल साहब जैसे वहाँ आयोजक थे, मैंने उनको बुला करके कहा मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देना। देखो एक आदमी जो किसी से नहीं हंसा, उसको मैंने हंसा दिया। बोले ये गूंगा और बहरा है। बहुत अच्छे भाई वाह, जिंदाबाद। ये तेरी कविता सुन के नहीं हंसा, तेरी शक्ल देख के हंसा है। बहुत अच्छे भाई, जोरदार बजा दो अब तो। बहुत अच्छे भैया, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। वो एक आदमी चला गया जलेबी की दुकान पे, बोला भाई साहब 1 किलो जलेबी दे दो। हलवाई ने दे दी उसको 1 किलो जलेबी। खड़ा खड़ा आधे घंटे में चट और चल दिया। दुकानदार ने कहा भाई पैसे कौन देगा? बोला पैसे तो नहीं है मेरे पास। दुकानदार को आया गुस्सा, नीचे उतर के उसके दे पटापट 15 मिनट तक उसका भूत बना दिया। फिर थक करके बैठ गया अपने काउंटर पे आके। वो आदमी भी खड़ा हुआ, अपना कुर्ता झाड़ के सीधा सट वहीं पे हिला ही नहीं। दुकानदार बोला भाई जा तू अपने और पिट जाएगा। बोला एक काम कर, 1 किलो इसी भाव और तोल दे। बहुत अच्छे भाई वाह, मुरादनगर का ही रहा होगा फिर तो। बहुत अच्छे सीधे भैया। साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, जिस तरह से यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा था। मुझे याद आता है हमारे कॉलेज टाइम में एक नाटक का मंचन हुआ था। उस नाटक में एक लड़की ने बुआ का रोल किया, एक कैरेक्टर था उसमें बुआ। अगले दिन से लड़कों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। जो कोई देखे बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। लड़की परेशान हो गई, सीधी गई प्रिंसिपल के पास। जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, प्रिंसिपल भी उसको देखते ही हाँ जी आइए बुआ जी। उसको लगा यहाँ तो किसी ने पूरे कुएं में ही भांग मिला दी है। बहुत अच्छे। खैर प्रिंसिपल साहब संभले, उन्होंने कहा नहीं बेटा बताओ क्या बात है। बोले क्या बताऊं, सारे लड़के मुझे छेड़ते हैं, जो कोई देखो बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। बोले नहीं बेटा मैं समझाता हूँ। उन्होंने सारे लड़कों को इकट्ठा किया असेंबली हॉल में, वहां उस लड़की को लेकर के गए। बोला भाई पहले तो ये बताओ, जो जो लड़का इस लड़की को बुआ जी कहता है सारे खड़े हो जाओ। सारे के सारे लड़के खड़े हो गए। एक बैठा रहा बिल्कुल चुपचाप, नजरें झुकाए, जैसे हमारे बाबूजी मित्तल जी हैं, बिल्कुल शरीफ से। उनको लगा कि यार चलो कहीं तो संस्कार जिंदा है, अभी बिल्कुल निराश नहीं हो सकते। वो बोले शाबाश बेटा, इस पूरे इन सभी लड़कों को बताओ कि तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते। बोला जी मैं कह नहीं सकता। बोला क्यों नहीं कह सकता तू? बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। बहुत अच्छे भाई वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, फूफा का जवाब नहीं। बोले जिस नाटक में इसने बुआ का रोल किया था, मैंने उसमें फूफा का रोल किया। बहुत अच्छे भाई वाह, जिंदाबाद भैया, पढ़ो। बहुत अच्छे। सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। अच्छा लोग ही नहीं भाई साहब, वहां के पशु पक्षी भी एक से एक बढ़कर एक, हाजिर जवाब। वो एक आदमी दिल्ली में बेच रहा कनॉट प्लेस में तोता।
वो एक आदमी आया, बोला हाँ भी तोता कितने का? बोला 5,000 का। बोला बेवकूफ बना रहा, 5,000 का तोता होता है? बोला बिल्कुल 5,000 का तोता है, ये है इसमें इतनी खूबियां। बोला क्या खूबी है इसमें? बोले 3 भाषाएं जानता है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है और हरियाणवी भी जानता है। बोला अच्छा। बोला मैं इस तोते का टेस्ट लूंगा, अगर टेस्ट में पास हो गया तो तेरा तोता खरीद लूंगा। बोला ले टेस्ट। उन्होंने तोते से प्रश्न किया, बोले व्हाट इज योर नेम? तोते ने तुरंत जवाब दिया, सर माई नेम इज मिट्ठू। उसने अगला प्रश्न किया, बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले श्रीमान जी मेरा नाम है मिट्ठू। तोता वाला बोला भाई होगी तसल्ली? बोला नहीं अभी हरियाणवी में मैं और पूछूंगा। बोला मत पूछ। बोला नहीं मैं तो पूछूंगा। बोला फिर कर तसल्ली अपनी। बोला अरे तेरा नाम कैसा है? तोता बोला तेरी माँ का कसम। बहुत अच्छे भाई, वाह। बोला तुझे हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, कोई इसमें थोड़ी हरियाणवी में नाम बदल जाएगा कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। और जिन्हें तुम बता रहे थे कुशल बुजुर्ग बता रहे थे, और मैं भूतपूर्व नौजवान, हरियाणा का तो भाई साहब ताऊ भी दिल्ली के वकील पे भारी पड़ गया। एक दिल्ली में एक वकील से बहस होगी ताऊ की। ताऊ बोला मैं घना श्याणा और वकील बोला मैं घना श्याणा। अब दोनों में बहस होगी, कोई उसका अंत नहीं हो रहा। वकील बोला भाई ताऊ ऐसे बात नहीं बनेगी, एक काम कर शर्त लगा लेते हैं। ताऊ बोले शर्त नहीं लगाएंगे। बोला ताऊ सुन तो ले पूरी बात। बोले अच्छा चल बता। बोला मैं तेरे से सवाल पूछूंगा। बोला अच्छा। बोला अगर तूने जवाब नहीं दिया तो 5 रुपए जुर्माना दे दियो, और अगर जवाब दे देगा तो मैं तुझे 100 रुपए इनाम दूंगा। बोला अच्छा। बोला फिर तू मेरे से पूछियो। बोला अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं 100 रुपए जुर्माना दूंगा, और जवाब दे दिया तो 5 रुपए तू मेरे को दे दियो। ताऊ को लगा भाई फायदे का सौदा है। बोला ठीक है भाई। बोला भाई वकील तू मेरे से उम्र में छोटा है तो पहले हक तेरा बनता, तू पूछ मेरे से सवाल। तो वकील ने ताऊ से प्रश्न किया। बोला 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, तो बता कौन सी धारा लगेगी इस पे? बोला भाई धारा वारा का तो नहीं पता, हमने तो धार का पता है, भैंस की दूध निकाले हम तो बोला भाई ताऊ जवाब दे। बोला नहीं पता मेरे को। बोला फिर दे जुर्माना। ताऊ ने 5 रुपए दे दिए उसको। तो ताऊ बोला भैया मैं पूछ लूं? बोला पूछ। बोला अच्छा ये बता ऐसा कौन सा पक्षी है जब वो आकाश में उड़ता है तो उसका एक पांव तो धरती पे टिक जाता है और एक आकाश में ही रह जाता है? अब वकील की बुद्धि चकरा गई, खूब दिमाग लगाया उसने, यार ऐसा कौन सा पक्षी है? तो ताऊ से बोला ताऊ एक लाइफ लाइन लेना चाहता हूं। बोला क्या लेना चाहता है? बोला मैं गूगल पे एक बार सर्च कर लूं। बोला कर ले। वकील ने गूगल पे भी सर्च कर लिया, गूगल को भी इसका जवाब नहीं पता। आखिर में वकील ने सरेंडर कर दिया। बोला ताऊ नहीं पता। बोला फिर दे जुर्माना। वकील ने निकाल के 100 का नोट दे दिया। ताऊ जेब में रखने लगा, वकील ने हाथ पकड़ लिया। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, जवाब बता पहले इसका जवाब क्या है? तो ताऊ ने अपना निकाला जेब से 5 का सिक्का। बोला ले भाई जवाब तो मैंने भी नहीं पता इसका। बहुत अच्छे भाई, वाह जिंदाबाद, क्या बात है। सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा कि गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। बहुत अच्छे। और लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में अगर आपको लगे कि मैंने ठीक से हरियाणा को परिभाषित कर दिया है तो पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। और भाई साहब मेरे आते आते तो नेताजी भी चले गए, यहाँ पुलिस वाले बैठे थे वो भी चले गए। अब अपने लिए तो कोई बची नहीं आइटम, किस पे निशाना लगाएं। परंतु भाई साहब हरियाणा की पुलिस नंबर 1, 100 नंबर घुमाओ तुरंत आ जाएगी और 100 रुपए दो तुरंत चली भी जाएगी। बहुत अच्छे भाई। पर हमारे फरीदाबाद की पुलिस उससे भी 2 कदम आगे, कुछ भी दे दो उसी में ही खुश। बहुत बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मैं घर से निकला स्कूटर लेकर के, सिर पे हेलमेट पहनना भूल गया, तीसरी रेड लाइट पर ही पकड़ लिया मेरे को। बोला भाई आजा चालान कटेगा, हेलमेट नहीं है। मैं कि बाबूजी गलती होगी। बोला गलती होगी उसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कि देख लो जी। बोला क्या देख लें? मैं जी बताओ। बोला बता तेरे पास क्या है? मैं कि 20 रुपए पड़े।
पहले तो उसने कलडा कलडा देखा मेरी तरफ, फिर बोला अच्छा चल दे तू जा। मैं कि चला तो जाऊंगा, मैंने बहुत दूर जाना, आगे कोई और तुम्हारा रिश्तेदार मिल गया तो मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं है। बोला अच्छा एक काम करियो, कोई मिल जाए तो उसे बोल दियो पेप्सी। मैं कि ठीक है जी। आगे 2 बार मुझे फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब जहां वो पकड़े वहां मैं बोलूं पेप्सी, वो कहें अच्छा जा। मैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया, अपने हाथ पासवर्ड लग गया। अगले दिन भाई साहब मैं जान के हेलमेट नहीं पहन के गया, मैं जब अपनी जेब में पेप्सी है मैं क्यों किसी के बाप से डरूं, चौड़ा होकर के निकला। तीसरी रेड लाइट पर फिर वही पुलिस वाले बैठे हुए, फिर मेरे को पकड़ लिया। बोले आजा भाई चालान कटेगा, हेलमेट नहीं है। मैंने भी छाती फुला करके कहा पेप्सी। बोला घना श्याणा मत ना बने, आज लिमका है, कहाँ पेप्सी लिए घूम रहे। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। परंतु दोस्तों हमारे गाजियाबाद की पुलिस का तो लिमका पेप्सी कुछ नहीं है, तो सीधानु का अंदर है। हाँ यहाँ तो सीधा ही है। हाँ, स्वागत भैया। और गाजियाबाद तो क्या ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और मुझे पता है यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनी हुई है। बहुत अच्छे। हाँ ये मोहित कह रहा था कि मेरे से वो श्रृंगार वाली लेखनी नू बोली, फिर वो ओज वाली लेखनी बोली, फिर सपने में लड़की आके बोली। भाई हमसे कोई ना बोली आज तक, हमारी तो घरवाली बोले सीधी। बहुत अच्छे। और किसी की हिम्मत नहीं। एक दिन हमारी घरवाली ने पकड़ लिया हमारे को, बोले तू बहुत बड़ा अपने आप में फन्ने खा बनता है, मैं ये कवि बन गया वो बन गया, आज फलाने चैनल पे जा रहा हूँ, आज फलाने कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। किस बात का कवि है तू? मैं कि किस बात का क्या मतलब, कवि हूं मैं। बोले नहीं कोई कवि नहीं, तूने आज तक मेरी प्रशंसा में 2 शब्द नहीं लिखे। मैं कि ये तो श्रृंगार रस के कवियों का काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं हास्य रस का कवि हूँ, थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश कर लेता हूँ। वो कवि लिखा था कि अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ, और यही एक रब ने हुनर यश को बख्शा, जहां भी जाऊं हंसी बांटता। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। बोलिए फालतू के मंच के चौंचले मत मेरे आगे पेश कर, जो तेरे को काम का है वो कर। लेकिन मैंने लिखा तो ये भी है कि सहज सीधा सरल हो जो, उसे कमतर समझते हैं। वाह। कि सहज सीधा सरल हो जो, उसे कमतर समझते हैं, और अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बोले समझते नहीं, तू है ही जोकर। तेरे को फाइनल बता रही हूं, कल सुबह तक अगर तूने मेरी प्रशंसा में 2 पंक्तियां नहीं लिखी तो कल से तेरे कवि सम्मेलन बंद। कि अब ये बात आ गई कैरियर पर। तब मैंने पूरी रात दिमाग लगाया, खूब मेहनत करी, और सुबह तक सिर्फ 2 पंक्ति लिख पाया। बाबूजी क्या पंक्ति लिखी वो सुनाता हूं मैं आप लोगों को, और क्या उसका दुष्परिणाम निकला वो भी बताता हूं। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल। बहुत अच्छे। ये अपनी पत्नी के लिए लिखी है मैंने, किसी और की पत्नी से मैच कर जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, वाह, स्वागत। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। कुशल भाई सिर्फ 4 आदमियों ने ताली बजाई। बहुत अच्छे। ये बाकी के जितने भी लोग हैं ये मेरी पत्नी के सौंदर्य से जल भुन गए। बहुत अच्छे भाई, एक बार सौंदर्य बोध के लिए तालियां जोरदार बजा दो भाई, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, और तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। सुन ऐसी उपमाएं वो न जरा मुस्काए, कि सुन ऐसी उपमाएं वो न जरा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो ना भाती है, और गधे सा तू रेंकता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है। गधे से रेंकने का जवाब नहीं, सच्चाई कह दी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आप ही रेंक रहे हो, मेरा तो लास्ट में नंबर आया है यहाँ पर। बहुत अच्छे वही, क्या बात है। मैं बात कर रहा था, वो बीच में ये दूसरा संदर्भ घुस गया जबरदस्ती। मैं पुलिस वालों की बात कर रहा था। भाई साहब मैंने जो भी बात कही वहां पर वो सिर्फ हंसने हंसाने के लिए थी, उसका उससे ज्यादा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल से इन पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूँ।
क्या चाहे वो पुलिस की वर्दी में यहां पर हमारी हिफाजत में दिन रात तैनात रहते हैं, या फौजियों की वर्दी में वहां पर सरहद पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं इस पूरे सदन को कि कौन है ये वर्दी वाले, जिन पर कभी कोई भी छुटभैया नेता उठ करके बलात्कारी का लेबल लगा देता है, जिन पर कहीं कश्मीर में पत्थर बरसाए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कौन है ये वर्दी वाले, कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है। क्या बात है, वाह वाह। कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है। आहा। विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती है वर्दी है, सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, और दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। बहुत अच्छे भैया, क्या प्रहार है, वाह भैया वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। और भाई साहब, इन वर्दी वालों की एक और बहुत बड़ी तकलीफ है, कोई भी कुछ आके कह जाता है, वो तो है ही एक मुद्दा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब, छुट्टियां नहीं मिलती इनको। हम लोग घर पे होली दिवाली त्योहार मना लेते हैं, अपने परिवार के साथ रंगरलियां मना लेते हैं, इनको कई कई साल हो जाते हैं भाई साहब घर की शक्ल देखे। एक फौजी था रामपड़, उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। अब वो अलग अलग बहाने बनाता। वो एक दिन गया अपने साहब के पास, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की छुट्टी? बोला जी मेरा बाप मर गया। अब बाप मर गया तो कौन मना कर सके। बोला अच्छा भी जा छुट्टी। 10 दिन बाद फिर पहुंच गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की छुट्टी? बोले जी मेरी माँ मर गई। बोला अच्छा भी जा छुट्टी, क्या करे भाई तेरी माँ मर गई तो। 10 दिन बाद फिर पहुंच गया, बोला जी मेरा बाप मर गया छुट्टी चाहिए। बोला यार कमाल का आदमी है तू। उन्होंने उसकी फाइल मंगवा ली, देखा था रे तो पिछले 1 साल से यही नाटक चल रहा है, कभी इसकी माँ मर जाती कभी बाप मर जाता। बोला यार छुट्टी के पीछे अपने माँ बाप को तो मत मार, जलील इंसान। बोला साहब गलती मेरी नहीं है। बोला पहले मेरी माँ मरी थी तो फिर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। बहुत अच्छे, क्या बात है। फिर मेरा बाप मर गया, मेरी माँ ने नई शादी कर ली। बोला ये एक तो एक्सपायरी डेट का तो प्रोडक्ट लाते हैं, 3 महीने में वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको छुट्टियों की पड़ी, ये सोचो हर तीसरे महीने मुझे इनका काज भी करना पड़ता है, मेरी सारी तनख्वाह तो इसी में चली जाती है। जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। हाँ यही नहीं, एक बार खुल के बजाओ तालियां ढंग से। बहुत अच्छे भैया, स्वागत भैया स्वागत। वो 4 दिन बाद फिर चला गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। अब वो माँ बाप वाला फार्मूला तो फेल। बोला क्या काम है? बोला बहुत जरूरी काम है। बोला छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, जा तेरा पहले तो डिफॉल्टर आदमी है। बोला नहीं साहब छुट्टी तो जरूर चाहिए, लेके जाऊंगा। बोला छुट्टी नहीं मिलेगी। पैरों में लौट गया साहब के। अब साहब भी परेशान। फिर साहब ने सोचा चल इसकी थोड़ी खिंचाई करता हूं। बोला अच्छा एक काम कर, छुट्टी दे दूंगा, एक सवाल का जवाब दे दिया तो। बोला जी पूछो। उन दिनों वो फिल्म आई थी बाहुबली पार्ट 1 वाली। बोला तू ये बता कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? अगर तू ये बता देगा छुट्टी मिल जाएगी। बोला साहब बता तो दूंगा, नाराज हो जाओगे। बोला नाराज नहीं होगा, बता। बोला कटप्पा ने बाहुबली से छुट्टी मांगी थी। तो रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह जा पहुंचा साहब के पास, कि रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह जा पहुंचा साहब के पास। बोला साहब कल ही आइए घर से चिट्ठी, जरूरी काम है, मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। और अब तक साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, रामफल को किया नहीं छुट्टी से इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। ये सुनाता हूं हास्य में वीर रस। ये वीर रस के कवि इतनी देर से बड़बड़ा रहे थे, कराची जीत लो, लाहौर जीत लो, रावलपिंडी में झंडा गाड़ दो, इंच इंच में झंडे गाड़ दो। अबे इतने डंडे कहां से लाओगे तुम? इंच इंच में झंडा गाड़ दो। क्या बात है। ये मुरादनगर खाली पड़ा, पहले यहां गाड़ लो झंडे। बहुत अच्छे भाई, वाह जिंदाबाद। वहां जाओगे झंडे गाड़ने, देशभक्ति दिखाने के लिए। परंतु साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं बिल्कुल इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले
बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब अपना रामफल भी कम नहीं था कलाकार, उसने बिल्कुल नहीं मानी हार और सुबह तक का तो बिल्कुल भी नहीं किया इंतजार। पट्टे ने शाम होते होते कमाल कर दिया, साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। बहुत अच्छे भाई, अब वाह। टैंक देखकर साहब हुए हैरान, बोले भाई रामफल आज तुझे गया मेहमान। बोला भाई रामफल आज तुझे गया मेहमान, जहां दिन के उजाले में बॉर्डर पर परिंदे तक डरते हैं भरते हुए परवाज, नहीं चली कोई गोली और नहीं सुनी बम की आवाज, और तू तो दिन दहाड़े ही पाकिस्तान का पूरा टैंक उठा लाया। क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? बोले क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। क्या बात है भाई, वाह। बोले ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। साहब बोले क्या बकवास करते हो, खुलकर बताओ, ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। क्या बात। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। उनके सांप पर भी छाई हुई थी खुमारी, या यूं समझ लो कि आपके जैसी ही थी बीमारी। पिछले महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी, और उसकी मजबूरी समझकर हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। बहुत अच्छे भाई, वाह। और आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक भिजवाकर अपना पुराना कर चुकाया। बहुत अच्छे। साहब बोले रामफल, साहब की सुनते ही साहब की आंखें हो गई लाल। बोले रामफल क्या दुश्मनों से मिली भगत का तुमको बिल्कुल नहीं मलाल? रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। बहुत अच्छे। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। यारी दोस्ती अपनी जगह, वतन परस्ती अपनी जगह, दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी और कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बोले दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी और कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी। यारी में अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह भैया। और मैं चाहता हूं कि एक अच्छी रचना से आज के इस कार्य का समापन करूं। स्वागत जब भैया। इन्होंने डेरा प्रमुख बनाई दिया है, शुरू में मुझे डेरा प्रमुख बना करके यहां बिठाया था, बगल में हनीप्रीत भी बिठाई थी, बहुत अच्छे। बाद में हनीप्रीत को खुद ले गए और डेरा प्रमुख मुझे बना दिया। बहुत अच्छे। अभी जिक्र हुआ धारा 370 का, सभी ने अपने अपने मत रखे, तो मेरा भी मन है कि 4 पंक्तियां उस विषय को भी मैं छूते हुए आप लोगों के समक्ष रखूं। एक बार बस आप मुझे अपना तालियों से मन दे दीजिए। अंतिम कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं और फिर विदा लेता हूं। हाँ, स्वागत भैया। सुनिएगा भाई, एक बार तालियां बजा दीजिए आप। बहुत अच्छे भैया। कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी। बार बार हमें जताना पड़ता था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्यों कहना पड़ता था? क्या कभी यह कहना पड़ा कि दिल्ली भारत का अभिन्न अंग है, या उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, या हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है? सिर्फ एक धारा 370 की एक जो लकीर थी जो बार बार ये शक पैदा करती थी, और हमें बार बार कहना पड़ता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी, कश्यप की भूमि पर कैसे नागफनी उगाई थी, स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों, समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों। बहुत अच्छे, वाह भैया वाह। कि स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों, समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों। काश कोई तो हिम्मत करता आगे कदम बढ़ाते तो, समझौतों की आड़ में दुबके चूहों को धमकाते तो, रोज तिरंगों में लिपटे जब शव सैनिक के आते थे और हम पत्थरबाजों को मौन खड़े सह जाते थे। समझौतों से बंधी थी दिल्ली सेना को लाचार किया, क्यों नहीं किसी ने ठीक से इसका कभी कोई उपचार किया।
अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है। मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सीना है। दोनों गालों पर थप्पड़ खा, चुप रहने के अब आदी नहीं। 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। कि दोनों गालों पर थप्पड़ खा, चुप रहने के अब आदी नहीं। 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं। भीतरिया बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है। भीतरिया बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। बहुत अच्छे भाई, याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखकर अपना स्थान लेता हूं। आप मेरी कोई भी लफ्फाजी, कोई भी चुटकुला, कोई भी पंक्ति याद रखें ना रखें, ये 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाइएगा कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले। कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले। बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले। और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।